नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वो होता है आर्थिक सर्वेक्षण। मीन्स अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ें तो आप अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक को जो पिछले एक साल में घटित हुआ है उसके संदर्भ में आप जान सकते हैं, और इसको पढ़ के आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लगभग सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है एक आर्थिक सर्वेक्षण। दूसरा दस्तावेज होता है आम बजट, जो फरवरी के पहले कामकाजी दिन में प्रस्तुत किया जाता है। अभी इन दोनों में जो अंतर होता है वो मुख्य ऐसा होता है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पिछले वित्त वर्ष का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, वहीं बजट जो होता है आने वाले वर्ष का अनुमान प्रस्तुत करता है। तो मुख्यतः इसीलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण से आते हैं, और अगर बजट से आते हैं तो बजट में जो शब्दावली उपयोग की जाती है उससे संबंधित सवाल आते हैं, क्योंकि बजट में जो फिगर्स होते हैं वो सभी अनुमानित होते हैं कि जैसे राजकोषीय घाटा इतना होगा, राजस्व इतना आएगा, या पैसा यहाँ इतना खर्च होगा। तो इस तरह की चीज़ें बजट में जो होती है सभी अनुमानित होती है। और आर्थिक सर्वेक्षण में जो पिछले एक साल में घटा है अर्थव्यवस्था से संबंधित, उससे संबंधित सारी जानकारी इसमें आती है। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण आप देखोगे दो वॉल्यूम में आता है, एक में काफ़ी डेटा वगैरह होता है, एक में विश्लेषण प्रस्तुत की जाती है। तो जिसमें विश्लेषण प्रस्तुत की जाती है आप देखोगे उसमें राजकोषीय नीति से संबंधित एक चैप्टर होता है, और मौद्रिक नीति से भी एक संबंधित एक चैप्टर होता है, और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं अन्य। तो इन सबको मिला के एक आर्थिक सर्वेक्षण का बुकलेट तैयार होता है, जो बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि राजकोषीय आर्थिक सर्वेक्षण, आम बजट, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, ये सब है क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, और ये किस प्रकार हमें हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आर्थिक सर्वे की बात करें तो जैसा हमने कहा ये ठीक एक दिन पहले बजट से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है, देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा होता है। मतलब जो पिछले एक साल में जो भी देश के आर्थिक स्थिति से संबंधित जो भी घटनाएं घटी हैं उन सब के बारे में काफ़ी विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाकर लिखा गया होता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। तो ये सिर्फ आर्थिक विकास की बात कर रहा है। अगर कोई आर्थिक मंदी आ रही है, या देश में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, या कोई नया आर्थिक योजनाएं लाई गई हैं जिसका अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो उन सब की जानकारी आपको इस आर्थिक सर्वे में मिल जाएगी। सर्वे यह भी बताता है कि छोटी और मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। मीन्स वो अपने विश्लेषण के माध्यम से आगे की रास्ता भी हमें दिखलाता है। जैसे आप देखोगे, अगर आपको लास्ट 2017-18 में आई थिंक उसमें यूबीआई आया था, जिसके बारे में पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था, और उसके आगे उसको लागू करने के लिए संभावनाएं भी बताई गई थी कि किस प्रकार वो आगे अपने देश के लिए, देश के हित में है। आर्थिक सर्वे जो है वो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। अगर इसका आप वॉल्यूम 1 देखोगे तो उसमें ज़्यादातर आंकड़ों के माध्यम से अपनी बातें रखी जाती हैं। इसमें विस्तृत सांख्यिकी सारे आंकड़े जो हैं सरकारी डेटा से जो आंकड़े होते हैं वो सारे सरकारी होते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर देखनी है तो आर्थिक सर्वे में यह आपको मिल सकता है। मीन्स अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति आपको जाननी है तो आप आर्थिक सर्वे को पढ़ लो, अपने देश के या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति आप जान जाओगे। अगला है आम बजट। आम बजट में इसको पेश करने में बड़े बदलाव हुए हैं। फिलहाल इस समय जो है ये फरवरी महीने के पहले कामकाजी दिन में प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत का पहला बजट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने
18 फरवरी 1860 को पेश किया था, जो अपने देश का पहला बजट पेश हुआ था। और पहले क्या होता था, साल 2017 से पहले जो बजट पेश होता था उसमें रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन साल 2017 के बजट से ही केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में समायोजित कर दिया है। उसके पीछे उन्होंने अपना लॉजिक दिया है। ठीक है, आम बजट के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा है और उसमें बजट शब्द का उपयोग न करके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग हुआ है। सो बजट में सरकार ये बताती है कि पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ, मुख्यतः यही चीज़ होती है। और इसी को ही राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। मीन्स सरकार का वित्त प्रबंधन ही राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से सरकार विकास करने का प्रयास करती है। तो खर्च में जो होता है वो आप जानते ही हो, योजनाओं में खर्च होते हैं, आयात पर खर्च होता है, सैन्य खर्च होते हैं, लोगों के तनख्वाह दिए जाते हैं, जो हम कर्ज लेते हैं उस पर ब्याज दिया जाता है, इस तरह के खर्च शामिल होते हैं। और आय जो हमें प्राप्त होता है वो कर से होता है, टैक्स से मिली रकम होता है, जो हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्यम है उससे जो मुनाफा होता है, जो हम सरकारी बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाते हैं, और भी तरीके से हम पैसे जुटा सकते हैं। तो ये आय का स्रोत होता है और ये व्यय का स्रोत होता है। एक बजट में मुख्यतः यही दो चीज़ होता है, आय और व्यय। कई बार आय ज़्यादा हो जाता है, व्यय कम हो जाता है, कई बार व्यय ज़्यादा हो जाता है, आय कम रहता है, जिसकी वजह से सरकार को घाटा होता है और उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार उधार लेती है। ये उधार जितना लेती है इसी को ही राजकोषीय घाटा बोलते हैं। अभी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। राजकोषीय नीति का एक दूसरा मतलब भी आप ऐसा समझ लो कि ये एक बजट आपको पढ़ना है। मीन्स बजट में जो भी नीति सरकार की होती है वही राजकोषीय नीति होती है। क्योंकि बजट में सरकार अपने वित्त का प्रबंधन दिखाती है, ये दिखाती है कि पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ। यही जिस नीति के माध्यम से ये बताती है कि ये पैसा कहाँ से हम इकट्ठा करेंगे और ये कहाँ खर्च करेंगे, इस नीति को ही सरकार की आर्थिक नीति या राजकोषीय नीति भी कहते हैं। तो राजकोषीय नीति का आशय होता है वित्त प्रबंधन के खास उपायों को अपनाने से है। इसका मकसद जो होता है आर्थिक विकास को बल देना होता है। आप देखे होंगे सरकार हमेशा ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करती है जितनी आय है, और उन पैसों से जहाँ जैसे अगर डैम बना देगी तो उससे आमदनी शुरू हो जाएगी, तो हम जो कर्ज लेके हम वो डैम बनाए हैं वो कर्ज पूरा कर देंगे और डैम हमारा काफ़ी समय तक कार्य करने लगेगा और वो विकास में योगदान देने लगेगा। तो अपने देश में राजकोषीय नीति के दो उद्देश्य हैं। पहला, अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में सुधार करना, मीन्स आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब आर्थिक विकास को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? सरकार उधार लेके बजट में ज़्यादा खर्च करके संपत्ति सृजित करती है, जैसे डैम बना दे, सड़क बना दे, फ्लाईओवर बना दे, रेलवे पटरियां बिछवा दे, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे। तो ये सब जो है विकास के कार्य होते हैं, क्योंकि इससे जो है विकास को गति मिलती है। और दूसरा काम होता है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित जो है राजकोषीय नीति का ही एक उद्देश्य होता है। और ये किस प्रकार किया जाता है? कर के माध्यम से। आप देखोगे जो ज़्यादा अमीर होते हैं उन पे कर ज़्यादा लगता है, जो लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं या गरीब होते हैं उन पर कर, उनके इनकम पर कर नहीं लगता है। जैसा कि आप जानते हो 2.5 लाख तक कर नहीं लगता है या 5 लाख तक कर नहीं लगता है। इसके ऊपर कर जैसे जितना ज़्यादा आप कमाओगे कर उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय सुनिश्चित। हम बात करते हैं मौद्रिक नीति की। जैसा कि हमने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण में और बजट में राजकोषीय नीति दोनों में देखने को आपको मिलती है। राजकोषीय नीति जो आर्थिक सर्वेक्षण में होता है वो पिछले एक वित्त वर्ष के आर्थिक घटनाक्रम के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करता है, और जो बजट है वो आने वाले वित्त वर्ष के बारे में अनुमान लगाता है। दोनों में ही राजकोषीय नीति से संबंधित कुछ न कुछ दिया रहता है। मौद्रिक नीति जो है वो RBI द्वारा बनाया जाता है, और इसको भी आर्थिक सर्वेक्षण में जगह दिया जाता है कि हमारी मौद्रिक नीति किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को
प्रभावित कर रही है या मौद्रिक नीति हमारी किस प्रकार है, तो इसके बारे में भी आप देखोगे आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा की जाती है। मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है, मौद्रिक नीति जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक जो है अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करना जो है रिजर्व बैंक का काम है। तो ये जो काम करता है रिजर्व बैंक, इसी काम को ही मौद्रिक नीति बोलते हैं। तो मौद्रिक नीति जो है रिजर्व बैंक द्वारा बनाया जाता है, जिसके माध्यम से वो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर महंगाई बढ़ जाती है तो रिजर्व बैंक क्या करता है, जो विभिन्न नीतिगत दरें हैं उनको बढ़ा देता है, जिससे पैसे का आउटफ्लो जो है बाजार में कम हो जाए, और अगर मंदी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालती है। जैसे आप अभी की स्थिति आप देखोगे, अभी अपना देश या विश्व जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो इस समय आप देखोगे जो रिजर्व बैंक है उन्होंने अपने जितने भी महत्वपूर्ण नीतिगत दरें हैं उन सब को सरल कर दिया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सकें और खर्च बढ़ा सकें। तो ये आर्थिक मंदी से निपटने का एक तरीका होता है। मौद्रिक नीति से महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है, कीमतों में स्थिरता लाई जाती है, टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। जैसे वो अधिक पैसा अगर मार्केट में फ्लो कराएगी तो उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके उद्देश्यों में से एक है। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर बैंक जो है वो कैश रिजर्व रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए प्रभावित करते हैं। मीन्स पैसे की आपूर्ति को बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए प्रभावित किया जाता है। और भी हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है। मीन्स अगर इनको बढ़ा या घटा देने से ब्याज दरें जो हैं वो बढ़ और घट जाती हैं, तो इससे कर्ज जो है लेना कई बार महंगा हो जाता है और कई बार सस्ता हो जाता है। तो वो आवश्यकता पर निर्भर करता है कि इस समय बाजार में कर्ज को देना है अधिक या कर्ज को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। आप देखोगे हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नीतिगत दरें बताता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है। किसमें? ये जो हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा होती है उसमें यही किया जाता है कि नीतिगत ब्याज दरें को बढ़ाना है या घटाना है। जैसे अभी आप पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि मौद्रिक नीति में जो भी नीतिगत ब्याज दरें हैं उनमें ज़्यादातर जो जनता के हित में हैं उनको घटाया ही गया है। यह फैसला केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति करती है, एमपीसी। तो एमपीसी के बारे में हम चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आपको मौद्रिक नीति बताना चाहते हैं कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है और वो किन टूल्स के माध्यम